नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका हमारे राजस्थान में। रुक करेंगे राजस्थान की तमाम खबरों की तरफ। राजस्थान के सीकर में सुबह सुबह तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए और भूकंप आने से लोगों में दहशत भी फैल गई थी। और सुबह 8:01 पर अचानक तेज गड़गड़ाहट के साथ भूकंप आया और तेज झटके की वजह से लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। और मौसम विभाग के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 3.8 रही है और ये जमीन से 5 किलोमीटर नीचे आया और इसका केंद्र सीकर का देवगढ़ रहा। और स्थानीय लोगों का कहना है कि आज जिस तरह का भूकंप का झटका महसूस हुआ, इससे पहले कभी महसूस नहीं किया गया। और भूकंप के साथ जहां कंपन तो हुआ और इसके साथ ही तेज आवाज भी सुनाई दी। और राजस्थान में भूकंप 3.8 तीव्रता के भूकंप से घबराए लोग घरों से बाहर निकले और सीकर जयपुर में सुबह 8 बजे हिली धरती। और वहीं आपको बता दें कि सुबह अचानक आए भूकंप के झटके से साथ ही लोग अपने अपने घरों से बाहर भी निकल गए और इसके साथ ही आसपास पड़ोसियों को भी बाहर निकाला और काफी देर तक लोग अपने अपने घरों के बाहर खड़े रहे। और इसके साथ ही लोग परिचितों को फोन कर भूकंप के बारे में पूछते रहे। वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर गोविंद सिंह डटासारा के महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध को सत्ता का संघर्ष बताने पर सियासत तेज हो गई है। राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर बीजेपी ने बड़ा हमला किया। पार्टी सांसद, प्रदेश अध्यक्ष सहित कई नेताओं ने ट्वीट कर उनसे माफी मांगने की बात कही। केंद्रीय मंत्री ने जहां तंज किया कि मुगल चले गए और अपने पीछे कांग्रेसी एजेंट को छोड़कर चले गए, तो वहीं कटारिया बोले प्रताप का युद्ध सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि स्वाभिमान की लड़ाई थी और राज की अगर इच्छा होती तो जयपुर वाले मानसिंह की लड़ाई लाइन में प्रताप चले जाते, मगर प्रताप नहीं गए। और गोविंद सिंह ने गुरुवार को नागौर जिले के दौरे पर थे, जहां उन्होंने 2 दिवसीय जिला स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में पहले दिन कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि बीजेपी ने अपने राज के दौरान विद्या भारती की तर्ज पर पाठ्यक्रम बनवाए और उन्होंने महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुई लड़ाई को धार्मिक लड़ाई बताकर पाठ्यक्रम में शामिल करवा रखा था, जबकि यह सत्ता का संघर्ष था और बीजेपी हर चीज को हिंदू मुस्लिम के धार्मिक चश्मे से देखती है। और इस बयान के बाद बीजेपी नेता ट्विटर पर टूट पड़े हैं। प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के महाराणा प्रताप को लेकर दिए बयान पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने पलटवार किया और वहीं डोटासरा ने बीजेपी पर महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुई लड़ाई को धार्मिक नजरिए से देखने का आरोप लगाया था। और वहीं डोटासरा के बयान पर कटारिया ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रताप का युद्ध सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि स्वाभिमान की लड़ाई थी और राज की अगर इच्छा होती तो जयपुर वाले मानसिंह की लाइन में प्रताप चले जाते, मगर प्रताप नहीं गए। और उन्होंने कहा कि मेवाड़ नहीं झुके, इस बात के लिए उन्होंने इतनी बड़ी सल्तनत से भी मुकाबला किया और बड़े बड़े कई लोग झुक गए, लेकिन मेवाड़ राजघराना और प्रताप ने उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं करके कष्टों को भुगतना स्वीकार किया, मगर संघर्ष के आधार पर अपनी लड़ाई जारी रखी। और वहीं प्रदेश में विधानसभा का सत्र जारी है और गहलोत सरकार को एक तरफ रीट पेपर लीक में बीजेपी सड़क से लेकर विधानसभा तक मुद्दा बना रही है, वहीं विधानसभा में बाड़मेर जिले के कांग्रेस विधायक मदन प्रजापत ने अनूठा प्रण लेकर विधानसभा का ध्यान आकर्षित करवाया और विधायक ने कहा कि बालोतरा को अगर बजट सत्र में जिला नहीं बनाया गया तो मैं जीवन भर नंगे पांव ही रहूंगा। दरअसल बाड़मेर जिले के बालोतरा को लंबे समय से जिला बनाने की मांग होती रही और राजनीतिक पार्टियां चुनाव के समय वादे करती हैं कि इस बार हमारी सरकार बनी तो बालोतरा को जिला बना दिया जाएगा। और वहीं 40 सालों से राजनीतिक दल वादे कर रहे हैं, लेकिन मांग पूरी नहीं हो रही। और 2018 विधानसभा चुनावों में भी जनता से वादा किया था कि बालोतरा को जिला बना दिया जाएगा और कांग्रेस सरकार के 3 साल निकलने के बाद भी अभी तक जिला नहीं बनाया गया और विधानसभा का सत्र जारी है। और वहीं बाड़मेर जिले के पचपदरा विधानसभा के विधायक मदन प्रजापत ने सदन में कहा कि सरकार ने इस बजट सत्र में अगर जिला नहीं बनाया तो मैं जीवन भर नंगे पांव ही रहूंगा।
अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को हुए सीरियल ब्लास्ट मामले के दोषियों को शुक्रवार सजा सुनाई गई और वहीं 38 दोषियों को फांसी और 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और इनमें कोटा के 3 युवक भी शामिल थे। दरअसल साल 2008 में हुए ब्लास्ट के तार कोटा से भी जुड़े थे और शहर के आम लोगों के बीच रह रहे ये 3 आतंकी थे, इमरान, अतीकुर रहमान और महेंद्र सैनी अंसारी, और अदालत ने तीनों को आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। और वहीं कोटा के किशोरपुरा इलाके का रहने वाला है और वहीं दूसरा घंटाघर इलाके का। जब उनके परिवार से बात करनी चाहिए तो कोई कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ, ना ही पड़ोसी, और सभी इस मामले से दूर रहना चाहते हैं। और वहीं नागौर की गैंगरेप पीड़िता जिंदगी की जंग हार गई और गुरुवार देर शाम उसने सवाई मानसिंह अस्पताल में दम तोड़ दिया और 8 दिन से वो यहां वेंटिलेटर पर थी और वो खाई में पड़ी मिली थी। और वहीं पुलिस ने खुलासा किया था कि पीड़ित महिला को एक नाबालिग सहित 2 आरोपी उसे 4 फरवरी को बाइक पर बैठाकर सुनसान जगह पर ले गए थे, जहां उससे गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया और इसके बाद उसके गहने लूटे और गला दबाकर मरी समझकर खाई में फेंक दिया था। और पीड़िता जिंदा थी लेकिन उसके शरीर में कीड़े पड़ गए थे और 6 दिन तक वो अचेत पड़ी रही थी। और वहीं नागौर एसपी राममूर्ति जोशी ने बताया कि गुरुवार शाम पीड़िता की मौत हो गई और वहीं परिजन और दलित संगठनों को पहले से ही पुलिस खुलासे पर यकीन नहीं है और उनके आरोप हैं कि इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपियों को बचाने का काम किया। और वहीं संवैधानिक विचार मंच के गिरिराज जोड़ली और भीमसेना के अनिल धनेवाल में के नेतृत्व में कई दलित नेता भी जयपुर स्थित सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंच गए और इन सभी ने परिजनों के साथ आकर पुलिस द्वारा मेडिकल बोर्ड से करवाए जा रहे पोस्टमार्टम को भी रुकवा दिया। और इनकी मांग है कि इस मामले में लापरवाही बरतने वाले सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की जाए और मामले में शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए और वहीं पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और न्याय दिलाया जाए। और वहीं जोधपुर एम्स में गुरुवार के दृश्य किसी की भी आंखें नम कर सकते हैं। बच्चे दर्द से चीख रहे थे और उनकी पीड़ा देख परिजनों के आंसू नहीं रुक रहे थे। और गुरुवार सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के थोड़ी देर बाद जैसे ही हादसे की सूचना मिली, बदहवास परिजन अस्पताल की तरफ दौड़े। कोई अपने बेटे तो कोई पोते को ढूंढता हुआ जैसलमेर के फलसून से जोधपुर पहुंचा और हादसे के बाद बच्चों को जोधपुर लाया गया था और इस दौरान बच्चों के साथ उनका अपना कोई नहीं था। बच्चे मम्मी पापा के पास जाने और उनसे मिलने के लिए रोते बिलखते नजर आए और किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया तो किसी की गर्दन पर चोट आई। चेहरे, हाथ और शरीर के दूसरे हिस्सों पर गाड़ी के कांच चुभे हुए थे और हादसे में 22 बच्चे घायल हो गए, जिनमें 2 क्रिटिकल हैं और इसमें एक का सीधा हाथ फ्रैक्चर हो गया और वहीं दूसरे के हेड इंजरी भी आई है और घायल बच्चों को 5वें फ्लोर पर बनाए ए वार्ड में भर्ती किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने जैसलमेर और जोधपुर जिला कलेक्टर को निर्देश दिए कि घायल बच्चों के इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए और इस पर जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त घायल बच्चों की कुशल क्षेम पूछने एम्स पहुंचे। और वहीं जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बस दुर्घटना में घायल हुए बच्चों की कुशल क्षेम जानी। और वहीं बता दें कि कल सुबह जैसलमेर के फलसून में स्कूली बच्चों की बस पलट गई थी और वहीं 22 बच्चे घायल हो गए और 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। और वहीं कोतड़ा इलाके में रिश्तों को मजाक बनाता मामला सामने आया और वहीं थाना क्षेत्र के कड़ी गांव में आपसी झगड़े के दौरान इकलौते शराबी बेटे ने मां को पत्थर मारकर अधमरा कर दिया और इसके बाद महिला ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं कोटरा थानाधिकारी पवन सिंह ने बताया कि कालिया और कालू खराड़ी शराब के नशे में बीती रात को परिवार के सदस्यों से झगड़ा और मारपीट करने लगा और इस दौरान उसकी 45 वर्षीय मां बीच बचाव करने गई तो कालिया ने मां के पेट पर बड़ा पत्थर से मार दिया और वहीं पत्थर लगने से मां गंभीर रूप से घायल हो गई। परिवार और आसपास के लोगों ने घायल मां को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान मां ने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही कोतड़ा थानाधिकारी पवन सिंह पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और वहीं मृतका की डेड बॉडी को कोतड़ा सीएचसी मुर्दाघर में रखवाया गया और महिला की मौत के बाद मृतका के पीहर पक्ष के लोग हंगामा करने लगे
और वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच शांति बनाए रखने की कोशिश भी की। और वहीं मृतका के पीड़ित पक्ष ने आरोपी परिवार से 7 लाख रुपए मोतरना के रूप में तय किए और वहीं अंतिम संस्कार पर 1 लाख रुपए मिलने के बाद राजीनामा हुआ। राजस्थान में एक ट्रेन के लोको पायलट को हर दिन कचौड़ी खाने की ऐसी तलब लगती है कि वो एन रेल फाटक पर इंजन खड़ा कर देता है और जब तक गेटमैन उसे कचौड़ियों का पैकेट नहीं थमाता वो इंजन में ही बैठकर इंतजार करता है और वहीं गेटमैन से कचौड़ी लेने के बाद ही इंजन आगे बढ़ता है। अलवर के दाऊदपुर फाटक पर सुबह 8 बजे के आसपास रोज ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलता है। हॉर्न बजते ही रेल फाटक थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है और जब तक कचौड़ी लेकर लोको पायलट इंजन आगे नहीं बढ़ाता तब तक लोग दोनों तरफ इंतजार करते रहते हैं। लोको पायलट को कचौड़ियाँ पहुंचाने वाले फाटक पर तैनात रेलवे कर्मी का इस बारे में कहना है कि कुछ ही मिनटों के लिए तो इंजन रुकता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वहीं जयपुर डीआरएम नरेंद्र कुमार ने कहा कि मामला सामने आने के बाद जानकारी ली जा रही है और जांच शुरू भी कर दी गई और अब एक्शन लिया जाएगा। दरअसल मथुरा पैसेंजर ट्रेन अलवर जंक्शन पर पहुंचती है तो यहां उसका इंजन चेंज होता है और इंजन चेंज करने के लिए दाऊदपुर फाटक से आगे तक जाना पड़ता है और इस दौरान इंजन जब वापस आ रहा होता है तब कचौड़ियों का पैकेट लेने के लिए लोको पायलट इंजन को गेट के पास रोक देता है और गेटमैन फाटक के पास की दुकान से कचौड़ियाँ लाता है और लोको पायलट को दे देता है और इसके बाद ही इंजन वहां से आगे बढ़ता है। और वहीं जयपुर में जमीनों पर कब्जे इन दिनों हॉट न्यूज बने हुए हैं और बदमाश खुलेआम और कभी कभी तो पुलिस की मौजूदगी में कब्जा करने से पास भी नहीं आ रहे। और वहीं आमेर और मानसरोवर में हुई 2 घटनाएं इसी ओर इशारा कर रही हैं। आमेर में एक वकील के परिवार पर हमला कर कब्जे का प्रयास हुआ तो मानसरोवर इलाके में बदमाशों ने कब्जे के लिए पूरी सड़कें ही उखाड़ दी और डरे हुए लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी मगर पुलिस भी हाथ पर हाथ धरे खड़ी रही। और वहीं पीड़ित मानसरोवर थाने पहुंचे तो मामला दर्ज नहीं किया गया और कोर्ट का सहारा लेकर मामला दर्ज किया गया। और वहीं वकील पर हुए हमले को लेकर कलेक्टरी के बाहर वकीलों ने प्रदर्शन भी किया और आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग रखी गई और इस दौरान दोनों ओर जाम के हालात बन गए और करीब आधा घंटे तक वकीलों ने प्रदर्शन किया और दोनों मामलों में परिवारों पर हमला किया गया और उसके बाद भयंकर तोड़फोड़ भी कर दी गई। जो भी बीच में उसे मारने की कोशिश की गई और वहीं पीड़ितों की माने तो गाड़ी से कुचलने तक का प्रयास किया गया है। और आमेर में हुई इस गुंडाई का वीडियो सामने आने के बाद अब पुलिस ने एक्शन लिया है और वहीं मारपीट और हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। वाद विवाद के बीच 2 देश उभर के सामने आए और हम बात कर रहे हैं यूक्रेन और रूस की, जहां पर रूस और यूक्रेन के बीच विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और कहीं ना कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध का कारण भी बन सकता है। और आखिर ये विवाद हो क्यों रहा है, आइए आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी विवाद खत्म होता नजर नहीं आ रहा। यूक्रेन की सीमाओं पर करीब 1,25,000 रूसी सेना के जवान खड़े हैं और स्थिति इतनी गंभीर है कि नाटो देशों और रूसी सेना के बीच कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। और विवाद ये है कि यूक्रेन उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो का सदस्य देश बनना चाहता है और रूस इसका लगातार विरोध कर रहा है। नाटो अमेरिका और पश्चिमी देशों के बीच एक सैन्य गठबंधन है, इसलिए रूस नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी देश नाटो का दोस्त बने और नाटो देश पर तने इस पूरे विवाद ने एक नए युद्ध की संभावना को जन्म दिया है जिसमें एक से ज्यादा देश भाग ले सकते हैं। और रूस ने यूक्रेन से लगी 450 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपने सैनिकों को तैनात किया है और इन जवानों को यूक्रेन की पूर्वी और उत्तर पूर्वी सीमा पर तैनात किया गया है। रूस ने काला सागर में अपने युद्धपोत भी तैनात किए हैं जो खतरनाक मिसाइलों से लैस हैं। 2014 में रूस ने यूक्रेन में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह क्षेत्र क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था और तब से संघर्ष कभी खत्म ही नहीं हुआ। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर ड्रोन भी तैनात किए हैं जो पलक झपकते ही किसी भी सैन्य अड्डे को
तबाह कर सकते हैं। रूस ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया है और रूस यूक्रेन संघर्ष ने दुनिया को दो गुटों में बांट दिया है। एक तरफ रूस है जिसे चीन जैसे देशों का समर्थन प्राप्त है और वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन है जिसे अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य नाटो देशों से समर्थन मिल रहा है। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर रूस क्यों नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। नाटो एक सैन्य समूह है जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे 30 देश शामिल हैं और अब रूस के सामने चुनौती ये है कि उसके कुछ पड़ोसी देश पहले ही नाटो में शामिल हो चुके हैं और इनमें एस्टोनिया और लताविया जैसे देश हैं जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे। अगर यूक्रेन भी नाटो का हिस्सा बन गया तो रूस हर तरफ से अपने दुश्मनों देशों से घिर जाएगा और अमेरिका जैसे देश उस पर हावी हो जाएंगे। अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है और रूस भविष्य में उस पर हमला करता है तो समझौते के तहत इस समूह के सभी 30 देश इसे अपने खिलाफ हमला मानेंगे और यूक्रेन की सैन्य सहायता भी करेंगे। रूस क्रांति के नायक व्लादिमीर लेनिन ने एक बार कहा था कि यूक्रेन को खोना रूस के लिए एक शरीर से अपना सिर काट देना जैसा होगा और यही वजह है कि रूस नाटो में यूक्रेन के प्रवेश का विरोध कर रहा है और यूक्रेन रूस की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। जब 1939 से 1945 तक चले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूस पर हमला किया गया तो यूक्रेन एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जहां से रूस ने अपनी सीमा की रक्षा की थी। यूक्रेन के नाटो देश में शामिल होने की वजह 100 साल पुरानी है, जब अलग देश का अस्तित्व भी नहीं था। 1917 से पहले रूस और यूक्रेन रूसी साम्राज्य का हिस्सा थे और 1917 में रूसी क्रांति के बाद ये साम्राज्य बिखर गया और यूक्रेन ने खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। हालांकि यूक्रेन मुश्किल से 3 साल तक स्वतंत्र रहा और 1920 में ये सोवियत संघ में शामिल हो गया। यूक्रेन के लोग हमेशा से खुद को स्वतंत्र देश मानते रहे और 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो यूक्रेन सहित 15 नए देशों का गठन हुआ। सही मायनों में यूक्रेन को साल 1991 में आजादी मिली। हालांकि यूक्रेन शुरू से ही समझता है कि वो रूस से कभी भी अपने दम पर मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो एक ऐसे सैन्य संगठन में शामिल होना चाहता है जो उसकी आजादी को महफूज रख सके। नाटो से बेहतर संगठन कोई और नहीं है जो यूक्रेन की रक्षा कर सके। यूक्रेन के पास ना तो रूस जैसी बड़ी सेना है और न ही रूस जैसे आधुनिक हथियार और यूक्रेन में करीब 1.1 मिलियन सैनिक है जबकि रूस के पास 2.9 मिलियन सैनिक है। यूक्रेन के पास 98 लड़ाकू विमान है और वहीं रूस के पास करीब 1500 लड़ाकू विमान है। रूस के पास यूक्रेन की तुलना में अधिक हमलावर हेलीकॉप्टर, टैंक और बख्तरबंद वाहन भी है। रूस यूक्रेन के विवाद में भारत की स्थिति भी बहुत अहम है। रूस और अमेरिका दोनों भारत के लिए महत्वपूर्ण है। भारत अभी भी अपने 55% हथियार रूस से खरीदता है जबकि अमेरिका के साथ भारत के संबंध पिछले 10 सालों में काफी मजबूत हुए हैं। जिस देश में यूक्रेन ने सबसे पहले फरवरी 1993 में एशिया में अपना दूतावास खोला वो भारत था। तब से भारत और यूक्रेन के बीच व्यापारिक, रणनीतिक और राजनयिक संबंध मजबूत हुए हैं, यानी भारत इनमें से किसी भी देश को परेशान करने का जोखिम नहीं उठा सकता। रूस ने अब तक भारत चीन सीमा विवाद पर तटस्थ रुख अपनाया है और अगर भारत यूक्रेन का समर्थन करता है तो वो कूटनीतिक रूप से रूस को चीन के पक्ष में ले जाएगा। शायद यही कारण है कि हाल ही में जब अमेरिका सहित 10 देश संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन पर एक प्रस्ताव लेकर आए, भारत ने किसी के पक्ष में मतदान नहीं किया। भारत के लिए चिंता की बात ये भी है कि इस समय यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय फंसे हुए हैं, जिनमें से 18,000 मेडिकल के छात्र हैं। यूक्रेन और रूस के रिश्ते को समझना बहुत मुश्किल है। यूक्रेन के लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं, लेकिन पूर्वी यूक्रेन के लोगों की मांग है कि यूक्रेन को रूस के प्रति वफादार रहना चाहिए। यूक्रेन की राजनीति में नेता दो गुटों में बटे हुए हैं। एक दल खुले तौर पर रूस का समर्थन करता है और दूसरी तरफ दल पश्चिमी देशों का समर्थन करता है। यही वजह है कि आज यूक्रेन दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच फंसा हुआ है और अब देखने वाली बात होगी कि क्या यूक्रेन नाटो में शामिल होता है या फिर रूस यूक्रेन को समझा पाने में कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज। इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।